अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सीखी हैं, अब उन्हें आप वेव के लिए भी डिफ़ाइन करने के काबिल हो चुके हैं। आपने सीख लिया वेवलेंथ क्या है, आपने ये भी सीख लिया टाइम पीरियड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव से क्या मुराद है। ये तमाम बेसिक बातें आपको पता चल गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इन तमाम चीज़ों के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया जाएगा। हम देखेंगे कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में आखिर किस फार्मूले के ज़रिए लिंक्ड है, इनमें क्या रिलेशन है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो वेवलेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है एक वेव के लिए। इस रिलेशन को आज के लेक्चर में डिराइव किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई फार्मूला डिराइव करें तो उसकी एग्जांपल ना करें, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ना सॉल्व करें, ये नहीं होगा। तो आज हम एग्जांपल नंबर 10.2 भी करने वाले हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप एग्जांपल नंबर 10.2 को किताब में स्टेटमेंट पढ़कर खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद जब मैं आपके सामने उसे सॉल्व करूंगा, मेरा सोल्यूशन अपने सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके चेक कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात, आज के इस लेक्चर में एक छोटा सा क्विज, एक क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वेव की एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर किसी वेव में उसके एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए, उसका एम्पलीट्यूड दुगना कर दिया जाए, तो उसकी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डबल्ड, हाउ इट विल इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द वेव। ये तो आप जानते हैं कि एनर्जी ज़्यादा होगी, मगर कितनी ज़्यादा होगी इसका जवाब आपने मुझे देना है। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसका सोल्यूशन कर लें। इस वीडियो के एंड पे मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ सॉल्व करके शेयर भी करूंगा। तो चलिए इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बात को आगे लेके चलते हैं। आज हम क्योंकि समझ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, तो इन तीनों चीज़ों का एक रिलेशन पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, रिलेशन पढ़ने के लिए हमें फिर से एक वेव की एग्जांपल को देखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि सपोज करें कि ये वेव का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वेव यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करती है। यहाँ से वेव निकली और यहाँ तक पहुँची, ख़ास फासला तय करके एक सफ़र करती हुई वेव यहाँ तक पहुँच गई। अब सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक एक ख़ास डिस्टेंस है जो वेव ने ट्रैवल की है। सो मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ डी का। तो स्टूडेंट्स, जब पॉइंट ए से वेव ट्रेवल करते करते पॉइंट बी तक आई, तो इस सारे सफ़र में ज़ाहिर है वेव कुछ फासला तय कर रही है और वेव को फासला तय करते हुए कुछ वक्त भी लगा। तो ज़ाहिर है वेव की स्पीड या वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। स्टूडेंट्स, क्योंकि याद कीजिए जब आप 9th क्लास में थे तब आपने वेलोसिटी या स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि एक सेकंड में बॉडी जितना फासला तय करे, फासले को टाइम पर डिवाइड करें तो स्पीड या वेलोसिटी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि सर वो तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि फासला एक स्ट्रेट लाइन में तय हो रहा है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जितने ही हैं, एक बराबर क्वांटिटीज हैं। तो वेलोसिटी को भी डिस्टेंस ओवर टाइम लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेव जो डिस्टेंस कवर करके आई है वो आखिर कितना है। यहाँ से वेव शुरू हुई, मैक्सिमम जीरो मीन पोजीशन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन यानी मैक्सिमम पार्ट, फिर वापस जीरो। तो क्या ये डिस्टेंस वेव की लंबाई या वेव की लेंथ के बराबर नहीं?
यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो असल में वेव ने कितना फासला तय किया है? इक्वल्स टू इट्स वेवलेंथ। और अगर एक वेव अपने वेवलेंथ के बराबर फासला तय करे तो आप जानते हैं उस वक्त वेव को कितना वक्त दरकार होता है। सो उस वक्त जो टाइम होता है दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी के बराबर। अब ऐसी सूरत हाल में ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये फार्मूला क्या बन जाएगा? द फार्मूला विल बिकम v इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर कैपिटल टी। स्टूडेंट्स इस फार्मूले को भी जहन में रखिएगा, बाज़ औक़ात इस फार्मूले से रिलेटेड भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में चीज़ पूछ ली जाती है। अच्छा, अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। सो इस पॉइंट को जहन में रखें और मुझे एक मैजिक करने दें। स्टूडेंट्स मैजिक क्या है? ये मैथमेटिक्स का मैजिक है। v इज इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1/t भी तो लिखा जा सकता है। अगर t लेमडा के नीचे है यानी लेमडा को डिवाइड कर रहा है तो यूं भी तो लिखा जा सकता है लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1/t। तो स्टूडेंट्स ये 1/t क्या फ्रीक्वेंसी के इक्वल पुट किया जा सकता है? ऑब्वियसली यस। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय f, या इसको यूं भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू f लेमडा। स्टूडेंट्स ये है वो मैजिकल फॉर्मूला जिसको आज हमने डिराइव या प्रूफ करना था। एग्जाम में बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, शो दैट v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। शो दैट का मतलब होता है साबित कीजिए कि वेलोसिटी ऑफ द वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो साबित किया है, यही तो प्रूफ किया है। तो अगर जब भी एग्जाम में ये सवाल आए तो आपने परेशान हुए बगैर ये डेरिवेशन जैसे मैंने आपके सामने की है एज इट इज कर देनी है। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से सीखा क्या? इस फॉर्मूले से हमने ये सीखा है कि v वेलोसिटी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये पहली बात सीखी। दूसरी बात एक और भी सीखी है। याद कीजिए मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चीज़ सिखाई थी। मैंने कहा था स्टूडेंट्स अगर किसी वेव को कंप्रेस करूं यानी उसकी वेवलेंथ को कम करूं, शॉर्टर करूं, तो इसकी वजह से आपको याद है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। हमने एक वेव लास्ट टाइम देखी थी, हमने कहा था कि उसकी वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है। लास्ट लेक्चर की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। और उसके केस में उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी। हमने उसकी वेवलेंथ को कम किया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज होगी, बढ़ गई। तो इसी बात को मैथमेटिकली भी साबित करते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये बात यूं लिखी जाए v इज इक्वल टू एफ लेमडा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v ओवर लेमडा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट वी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा। वही बात जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कही थी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। फ्रीक्वेंसी कम करूंगा वेवलेंथ लंबी होती जाएगी, अगर वेवलेंथ को कम करूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने मैथमेटिकली भी ये बात साबित कर दी। आपको मैंने याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि बच्चों परेशान नहीं होना, मैं इसे मैथमेटिकली भी साबित करूंगा। तो चलिए आज आपने इसे मैथमेटिकली भी साबित होते देख लिया। स्टूडेंट्स अब वक्त आ गया है कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई भी करना सीखें। अप्लाई करने के लिए किताब में 10.2 एग्जाम्पल गिवन है। 10.2 एग्जाम्पल में वो कहता है कि एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तरीका है गिवन लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे, सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखकर फिर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर की है 4 हर्ट्ज और इस ऑसिलेटर की वेवलेंथ है 0.4 मीटर।
स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो चीजें गिवन है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और कह रहा है कि बताइए इस ऑसिलेटर से पैदा होने वाले वेव की स्पीड क्या है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? द फॉर्मूला विल बी, आपके सामने है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। किसी भी वेव की स्पीड किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल। यही बात मैंने अभी आपको चंद लम्हे पहले सिखाई भी है। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। एफ किसके इक्वल है यहाँ पर? 4 के। वेवलेंथ किसके इक्वल है? 0.4 के। तो स्टूडेंट्स 4 को अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? द आंसर विल बी 1.6। क्या 1.6 लिख देना इनफ है? नहीं, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पीड के यूनिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका जवाब। क्या यहाँ तक इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। याद करें, मैंने लास्ट टाइम जब एग्जाम्पल नंबर 10.1 करवाई थी तो कहा था कि ये क्वेश्चन इतना जवाब इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। आपको रिजल्ट की हेडिंग दे के रिजल्ट को भी लिखना है। इन तमाम बातों को जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपको एक ही दफ़ा ये चीज़ें समझ आ जाए, बार बार आप इन्हें खुद ट्रैक पे करते चले जाएं। लेकिन क्या करूं, मैं भी आपको ये बातें आगे थ्रू आउट द बुक बार बार याद करवाता भी रहूँगा। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप कहेंगे स्पीड ऑफ द वेव इज 1.6 मीटर्स पर सेकेंड। सो अब आपका जवाब मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स ये तो आपने एक फार्मूला भी डिराइव कर लिया। फार्मूला डिराइव करने के साथ आपने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी उसकी सॉल्व कर ली जो किताब में एग्जाम्पल गिवन थी। डू नॉट मिस एनी एग्जाम्पल, कभी भी कोई एग्जाम्पल मिस मत कीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए भी होती हैं। अब स्टूडेंट्स आता हूँ उस सवाल की तरफ जो मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्ट में पूछा था। याद है मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे किसी भी एनर्जी ऑफ वेव को इफेक्ट करने वाले। सो फैक्टर्स क्या थे स्टूडेंट्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी ऑफ द वेव। सो व्हाट वर द फैक्टर स्टूडेंट्स? हमने कहा था फैक्टर्स आर, एक फैक्टर था एनर्जी इज डायरेक्टली proportionals टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया था? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स ये फैक्टर मैंने आपसे कहा था, जहन में रखिएगा। सवाल क्या है स्टूडेंट्स? सवाल है कि अगर किसी वेव के एम्पलीट्यूड को दुगना कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, येट इंपॉर्टेंट भी है। इफ द amplitude of the wave is doubled, what will be the effect on the energy of the wave? तो चलिए इस सवाल को लिखते हैं। if amplitude of wave is doubled, what will be its effect on एनर्जी? उस वेव की एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स चीज़ें आप इसीलिए सीखते हैं, फॉर्मूलाज इसीलिए सीखते हैं ताकि चीज़ों को खुद अप्लाई करके जवाब निकाल सकें। मैं इसी पहले वाले फॉर्मूला को, पहले वाले फैक्टर को यूज़ करूँगा। एनर्जी अगर एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो लिखा जा सकता है E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन गया एनर्जी का। तो देखें फैक्टर से आपने एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया। अब वैल्यूज पुट करें। आप कह रहे हैं कि एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर उसका एम्पलीट्यूड दुगना कर दिया जाए।
तो अब आप कहेंगे कि जो अब नए एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो पहले वाले एम्पलीट्यूड के दुगने यानी डबल के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आइए वैल्यूज पुट करते हैं। नई एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, वही कांस्टेंट, जो भी प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होगा हमें नहीं पता क्या है इस वक्त, और इससे फर्क भी नहीं पड़ता क्या है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एनर्जी कितने गुना बढ़ेगी। सो एम्पलीट्यूड की जगह पुट करेंगे 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड, क्योंकि अब एम्पलीट्यूड पहले वाले का 2 टाइम्स हो गया और स्क्वायर वैसे ही आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। याद रखिए अगर ब्रैकेट में किसी चीज़ का स्क्वायर हो तो दोनों का अलग अलग लिया जाता है। इस 4 को बाहर ले आए, ये क्या बन जाएगा 4 कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड किसका फॉर्मूला था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड किसका फॉर्मूला था, पुरानी एनर्जी का। तो नई एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 4 मल्टीप्लाई बाय पुरानी एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी 4 टाइम्स 4 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहा था कि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मिलेंगे अगली बार एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। खुदा हाफिज़।